नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको MTS 3/5/2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आज का मोटिवेशनल स्पीच है आपका। जिस तरह पानी में गिरने से कोई मर नहीं जाता, जिस तरह पानी में गिरने से कोई मर नहीं जाता, मरता वो है जिसे तैरना नहीं आता। जिस तरह पानी में गिरने से कोई मर नहीं जाता, मरता वो है जिसे तैरना नहीं आता। उसी प्रकार परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। उसी प्रकार परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है समस्या तब बनती है जब आपको उससे निपटना नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। इस मोटिवेशनल स्पीच के साथ जो है मैं आगे आज का वीडियो आपको शुरू करता हूँ। ये वीडियो है आपका MTS 3/5/2023 शिफ्ट वन का 3/5/2023। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। हम यहाँ क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेते हैं। ये चलिए, हाँ ठीक है, इसको एक वर्ग, ये आपका वर्ग हो गया। क्या हो गया? ये आपका वर्ग हो गया, ये आपका विकर्ण हो गया। तो वर्ग वर्ग का क्या बोल रहा है? वर्ग का जो है, वर्ग का यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला आपको पता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का ये आपका भुजा का स्क्वायर हो गया ना। अब ये मान लीजिए ए का स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 529। ए का स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 529, यही तो दिया है। ए का स्क्वायर बराबर 529 और ये 529 दिया है। अब हमको क्या देखना है कि 529 किसका एलसीएम है? 5 अब ये बराबर हमको क्या हो जाएगा? ये बराबर क्या हो जाएगा? ये किसका जो है, किसका वर्ग है? 529 जो है किसका वर्ग है? मैं एलसीएम बोल दिया, सॉरी। 529 किसका वर्ग है? 529 जो है हमारा। अब यहाँ देखेंगे हम, इकाई अंक क्या है? इकाई अंक जो है 9 है। इकाई अंक 9 किस में होता है? चाहे 3 में, 3 तिया 9, और ऊपर से क्या है, चाहे 7 का होगा, 4 का नहीं होगा, 7 का होगा। 7 सत्ते 49 के 9। अब ये तो डेफिनेटली हो गया कि ये जो है इकाई अंक ये हो गया। अब यहाँ जो है हमारा एक अंक बच गया। ये वर्ग में हम क्या है, 2 अंक तो एक साथ ले लेते हैं। अब एक अंक बच गया। एक अंक क्या है? 5 है। 5 किसके स्क्वायर, किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 5 जो आता है 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 3 से कम मतलब 2 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 2 यहाँ भी आएगा हमारा, 2 यहाँ भी आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, जो 5 से कम है। अगर इससे ऊपर हम जाने का कोशिश करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसलिए 3 नहीं लेके हम 2 ले सकते हैं। अगर 2 ले लिए, अब हमको ये ज्ञात करना है कि ये जो है 23 होगा कि 27 होगा। इसके लिए मैं आपको पहले वाला भी वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे कि आप क्या करेंगे, ये हमारा 2 है, इस 2 को इससे एक अंक आगे, 2 के बाद क्या होता है अंक? तीसरा, इससे गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6। ये जो 6 है हमारा, ये 5 से ज़्यादा है कि कम है? क्या है? ये 5 से ज़्यादा है। अगर ये 5 से हमारा 6 ज़्यादा है तो हमारा छोटा वाला अंक होगा, और अगर ये हमारा कम होता तो ये हमारा बड़ा वाला अंक होता। तो इसमें हमारा वर्ग क्या हो जाएगा? वर्ग हमारा हो जाएगा 23। दोस्तों, मैं वर्ग निकालने के लिए आपको सिखा दिया हूँ। ये वर्ग हमारा हो गया 23। वर्ग हमारा 23 हो गया। अब क्या पूछ रहा है? इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। विकर्ण का लंबाई बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। अब भुजा तो आपने निकाल लिया है। क्या है आ गया? भुजा आपका 23 आ गया। ये जैसे ये वर्ग हो गया ना, ये आपका हो गया, ये BCD। ये थोड़ा आयत की तरह दिख रहा है लेकिन ये वर्ग ही मानिएगा। वर्ग इंटू भुजा। तो इसमें क्या है आपका? भुजा तो सब 23। अब वर्ग में तो आपको बढ़िया से पता है कि इसके सभी भुजा जो है बराबर होते हैं। ये 23 हो गया तो ये 23 हो गया, ये 23 हो गया तो ये 23 हो गया।
ये इनके सभी भुजा जो है वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2 गुने भुजा। अब वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है तो रूट 2 इंटू भुजा, भुजा कितना है 23। अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर लिखेंगे तो 23√2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23√2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा गौर से, क्या पूछ रहा है, पी अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू अकेले उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को क्यू कितने दिन में पूरा करेगा। पी कितने दिन में कार्य करता है, पी जो है उसके एक काम को 15 दिन में कर रहा है। पी कितने दिन में कर रहा है, पी जो है 15 दिन में कर रहा है। और क्यू कितने दिन में कर रहा है, क्यू जो है 12 दिन में कर रहा है। क्यू कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। यदि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है। अब 15 और अगर 12 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इसमें 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 3 कॉमन हो गया तो 4 5 5 चौके 20 तिया 60। क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा इसका 60। आप इसको एलसीएम नहीं होगा तो अपना दे के देख लीजिएगा। 15 चौके कितना हो गया 60 और 12 पचे कितना हो गया 60। तो मतलब पी जो है 4 काम करता है और क्यू कितना काम करता है, 5 काम करता है। और पी प्लस क्यू कितना काम करेगा, पी प्लस क्यू कितना काम करेगा, 4 और 5 कितना 4, 4 प्लस 5 यही तो हो गया, कितना टोटल 9 काम करेगा। और ये कितना दिन तक काम कर रहा है, 3 दिन तक काम कर रहा है। एक साथ जो है ये 3 दिन तक काम कर रहा है। तो 9 × 3 कितना हो गया 27। मतलब ये 27 काम जो है दोनों मिलके साथ मिलके कर दिया है। 27 काम कर दिया है तो शेष काम कितना बचा है, 60 में से हमने 27 को घटा दिया तो 10 में 7 गया तो 3 बच गए। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 5, 5 में 2 गया तो कितना बच गया 3। शेष काम क्या बच गया हमारा 33। शेष काम क्या बच गया 33 बच गया। 27 काम तो वो दोनों ने कर लिया है। अब क्या बोल रहा है, पी जो है कार्य छोड़ देता है, पी जो है काम छोड़ देता है, खाली क्यू कर रहा है। तो 33 काम बचा हुआ है और ये क्यू कर रहा है अपने हिसाब से। तो जब क्यू अगर इस चीज़ को कर रहा है तो 33 क्यू का कितना, क्यू रोज़ कितना काम करता है, 5 काम करता है। क्यू जो है रोज़ जो है क्यू 5 काम करता है। तो 33/5, 33/5 अगर इसको हम काट देंगे तो 5 छक्के 30। 6 में ऑप्शन एक ही हमारा आ रहा है, हम इसको हिट कर देंगे। आपका आ जाएगा 6.6 डेज आंसर। ठीक है, उसके बाद जो है आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से है। 11,000 रुपये की धनराशि जो है 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है। आप पहले भी मैं आपको सीआई और एसआई के डिफरेंस वाला बताया था। जैसे अगर 2 साल का अगर अंतर पूछ रहा है आपको सीआई एसआई का, तो आपका फार्मूला ये हो जाएगा, सीआई माइनस एसआई बराबर PR² बटा 100 का स्क्वायर, यही तो होगा। और अगर आपको 3 साल का अंतर पूछ रहा है, 3 साल का अंतर पूछ रहा है तो उसमें क्या होगा, CI माइनस SI, उसके बाद क्या बराबर PR³ क्या होगा, PR³ यहाँ हो जाएगा 300 प्लस R बटा जो है 100 का क्यूब, क्या हो जाएगा 100 का क्यूब। तो हमको अभी यहाँ कितना पूछा है, 2 साल का पूछा है। 2 साल का पूछा है तो हम 2 साल का निकाल देंगे। CI और SI का डिफरेंस, CI माइनस SI कर दिए, यहाँ CI माइनस SI कर दिए और यहाँ बराबर का साइन था, बराबर लिख दिए। P का मान कितना है, 11,000 है। प्रिंसिपल कितना है, 11,000 रुपया है, ये 11,000 मैंने लिख दिया। और R² कितना है, ये 11 है। R² मतलब 11 गुने 11, R का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर है। तो हम 11 गुने 11 लिख दिए इसको। ठीक है, अब आगे क्या है हमारा 100 का स्क्वायर, तो 100 गुने 100 कर दिया। यही हो गया हमारा CI और SI का डिफरेंस। अब काट देंगे CI SI का हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो काट गया। अब देखिए 11 का क्यूब 11 गुने 11 गुने 11, 3 11 बचा है ना। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्या क्यूब क्या होता है, 13
1331, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 1331 होता है ना, बटे में क्या है 10 है। अगर 10 से भागा देंगे तो यहाँ जीरो काटेंगे तो यहाँ पॉइंट पड़ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 133.1। ये हमारा आंसर हो गया क्या, सी आई और एस आई का डिफरेंस, सी आई और एस आई का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गौर कीजिएगा। देखिए इसमें से क्या पूछ रहा है, 221 प्लस 207 माइनस 3, फिर ऑफ का साइन है 44 प्लस 7 इंटू 4। तो इसको आप नॉर्मली तौर से इस तरह से निकाल दीजिए, 221 221 प्लस 207 कर दिए ना, माइनस का साइन लगा दीजिए। ऑफ का काम हम पहले करते हैं, तो 44 गुना 3 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 और 1 13, 132 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है, 132 हो गया नहीं, प्लस का साइन दे दिया, यहाँ हो गया 7 गुने 4। अब देखिएगा गौर कीजिएगा इधर से, यहाँ ये 221 और 207, 200 200 421 और 7 कितना हो गया 28, ये कितना हो गया आपका 428 हो गया, माइनस 132 और प्लस ये 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब क्या करेंगे, ये 428 में ये 428 जोड़ देंगे तो कितना 428 कितना हो जाता है 56 हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 456 माइनस क्या हो जाएगा 132। और फिर क्या करेंगे हम, 6 में 2 गया तो कितना बच गया 4, 5 में 3 गया तो कितना बच गया 2, 4 में 1 गया तो कितना बच गया 3। ये 324 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा 324, ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये हम कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, नाव और धारा का, बोट स्ट्रीम का आप काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर भी एक बार मैं विस्तृत से पूरा डिस्कस करना चाहूँगा इसमें। यदि किसी स्थिर जल में एक नाव की चाल जो है 44 किलोमीटर है, बोट का चाल कितना है, बोट का चाल बोल रहा है 44 किलोमीटर है, कितना है 44 किलोमीटर घंटा। ठीक है, और क्या है, धारा की चाल स्ट्रीम, धारा की चाल जो है कितना है 26 किलोमीटर घंटा, 26 किलोमीटर घंटा। तो नाव धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, उसी को बोलते हैं प्रतिकूल। इंग्लिश में आप इसको क्या कह सकते हैं, अपस्ट्रीम भी लिख सकते हैं। चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए मैं एक छोटा सा आपको समझाने का कोशिश करूँगा। अगर ये आपका ये रहा नदी, क्या है, ये है नदी है ना, ये बहता हुआ पानी है। अब इसमें अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब क्या है, धारा के दिशा में, डाउन स्ट्रीम में अगर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा में अगर जाएगा तो उसमें क्या होगा, बोट प्लस स्ट्रीम, नाव और धारा दोनों का चाल जो है जुड़ेगा। अब जैसे इसमें मैं करके आपको दिखाता हूँ, अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो बोट का चाल कितना है हमारा 44 है, और धारा का चाल कितना है 26 है। तो डाउन स्ट्रीम में हमारा चाल क्या हो जाएगा, 6 4 10 के 0, 4 और 2 6 और 1 7, क्या हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, मतलब 70 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम में हमारा क्या चाल हो जाएगा 70 किलोमीटर घंटा। और अगर अप स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्ट्रीम में क्या होता है, ये हो गया अप स्ट्रीम में, मतलब ये जो लिख रहा है आपका धारा के प्रतिकूल, ये पूछ रहा है धारा के प्रतिकूल। अगर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो उसमें क्या होता है, तो चाल जो है घटता है, बोट माइनस स्ट्रीम, बोट का जो चाल है उसमें जो है धारा का चाल घट जाता है। आप अप स्ट्रीम में जाइए तो आपका बोट का चाल कितना है 44 है, और धारा का चाल आपका कितना है 26 है। आप अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 44 में 10 4 14 में 6 गया तो 8 बच गया, और 4 में 1 चला गया तो 3 में 2 गया तो 1 बच गया। मतलब अप स्ट्रीम में 18 किलोमीटर जो है इसका चाल घंटा है, 18 किलोमीटर घंटा है। ये ऑप्शन नंबर 2, वही तो पूछ रहा था, धारा के प्रतिकूल इसकी चाल ज्ञात कीजिए। मैं थोड़ा क्वेश्चन को जानबूझ के समझाने के लिए लंबा किया था, मेरे को डाउन स्ट्रीम का कोई लिखने का मकसद नहीं था, लेकिन चलो भाई बच्चे को समझाने के लिए ये तो करना ही पड़ता, ताकि आगे आपको अगर ये भी डाउन स्ट्रीम
प्रतिकूल पूछ लिया, अगर आगे आपको अनुकूल पूछ ले तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डाटा चेंज कर लेगा, अप स्ट्रीम पूछ लेगा, डाउन स्ट्रीम पूछ लेगा, जो भी पूछ लेगा आप उस अनुरूप से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये है 6 में। देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन। एक आदमी 21 आम खरीदता है। कितना आम खरीदता है? 21 आम खरीदता है। उसे 1 रुपये में कितना आम बेचने होंगे जिससे 30% की हानि हो? सबसे पहले हम जाएंगे इस पर। 30% का हानि का मतलब क्या हो रहा है? 30% का हानि, ये 30 बटा हमने 100 कर दिया, 30 बटा 100 कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, मतलब 3 बटा 10 हो गया। जब हानि हो रहा है तो 10 का चीज़ 3 का हानि हो जाएगा तो कितना में बिकेगा? 7 में। 7 में बिकेगा। तो इसको इस अनुरूप से हमारा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन 7 बटा 10। यहाँ देखिए एक आदमी 1 रुपये में 21 आम खरीद रहा है। यहाँ हम फ्रैक्शन में कितना? 7, और यहाँ क्वेश्चन में हमारा कितना बोल रहा है? 21। ये इससे कितना गुना है? ये 3 गुना है। तो यही है। और उसे 1 रुपये में कितना आम बेचना होगा ताकि 30% का हानि हो? ये पहले का क्या रेट था? 10। 10 का अगर इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 10 या 30, मतलब 30 1 रुपये में उसको 30 आम बेचने होंगे, तभी उसको 30% का हानि होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये 6ठा। ये देखिए जगह चीनी वाला क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। कितना हो रहा है? 40% की वृद्धि होती है। तो चीनी के खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि चीनी का कोई अतिरिक्त राशि खर्च न करना पड़े? तो जो है इसके मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो हमको खपत में कम करना है। आप इसको इस तरह से बना लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, चीनी के मूल्य में देखिए 40% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। क्या है? 40% का फ्रैक्शन। ये आपका हो गया 40%। ये 40% हो गया। प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इसको इसका 2 कर देंगे, इसका कर देंगे 5, मतलब 40% मतलब क्या इसका फ्रैक्शन में आएगा? 2/5। अब क्या हो रहा है? 40% की वृद्धि हो रही है। हम इसको इस तरह से अगर लिख लेते हैं, पहले क्या था? ये ओल्ड रेट है, ओल्ड रेट जो है ये है, और ये क्या हो जाएगा? न्यू रेट हो जाएगा। न्यू रेट होगा। ओल्ड रेट कितना है? मान लीजिए पहले रेट क्या था? 5 था। अब 40% की वृद्धि हो गया तो 40 मतलब 2, ये 5 से 2 वृद्धि होकर कितना हो गया? 7। पहले रेट कितना था? 5, अब रेट कितना हो गया? 7। ये क्या है? रेट। ये हमारा क्या है? रेट। अब क्या बोल रहा है? कंजप्शन। कंजप्शन मतलब खपत। कंजप्शन मतलब खपत। आप जान रहे हैं इनका रिलेशन जो है, रेट अगर बढ़ेगा तो इनका जो रिलेशन जो होता है अपोजिट रिलेशन होता है। किसका? रेट का और कंजप्शन का, खर्च का। तो इसका जो है अपोजिट रिलेशन होगा। तो ये 5:5 हो गया ना, यहाँ हो जाएगा क्या आपका? 7:5 हो जाएगा। अगर हम खपत को कम करना चाहेंगे ताकि हमारा खर्च में कोई वृद्धि ना हो, तो रेट हमारा जो है 5 से 7 हो गया, तो खपत जो है हम 7 से 5 करेंगे। क्या करेंगे? रेट हमारा 5 से 7 हो गया। गौर से समझिएगा, अगर रेट हमारा 5 से बढ़कर कितना हो गया? 7, तो खपत में हम क्या करेंगे? कंजप्शन में 7 से 5 करेंगे। जहाँ पहले 7 का खपत कर रहा था वहाँ अब 5 का खपत करेंगे। 7 यूनिट का खपत कर रहा था, अब मैं 5 यूनिट का खपत करूँगा। तो इसमें हमारा कितना कम हो रहा है? 2 यूनिट का कम हो रहा है। कितना? 2 यूनिट कम हो रहा है। 2 यूनिट किस पर कम हो रहा है? 2 यूनिट कम किस पर हो रहा है? 7 पर कम हो रहा है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? चीनी के मूल्य में कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत पूछ रहा है ना, और प्रतिशत के लिए हमने क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो 100 गुने 2 बराबर कितना हो गया? 200 हो गया। 200 हो गया। अगर 200 को 7 से भागा दे देंगे तो हम क्या करेंगे? 7 दूनी 14। क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14। 6 बच गया, 6 पर 0 60, तो 7 छक्के 42। कितना हो जाएगा? 7 छक 42, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अठी 56, 7 अठी 56, 7 अठी 56, 56, 4 बच गया, 4 बच गया ना। यहाँ पॉइंट देंगे। अब यहाँ ऑप्शन का सहारा लेते हुए 28.5,
क्या हो जाएगा हमारा 28.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 28.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 में हमारा था। हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्या है, ये 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछ रहा है। 8 में क्या पूछ रहा है मेरे हमको, ये पूछ रहा है, देखिए, किसी दंड आरेख में 4 अलग अलग गांवों की जनसंख्या, उसमें पुरुष की संख्या, महिलाओं की संख्या को दर्शाया गया है। उन 4 गांवों में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन में गौर से देखिएगा। ये नंबर ऑफ मेल, ये कॉलम क्या है, मेल का है, और ये कॉलम क्या है, फीमेल का है, और ये है टोटल जनसंख्या का, है ना, टोटल जनसंख्या। अगर टोटल जनसंख्या जैसे हमारा 1500 है, टोटल जनसंख्या क्या है, टोटल जनसंख्या अगर हमारा 1500 का है तो मेल हमारा कितना है, 820 है, 820 है, और ये है फीमेल कितना है, 400, 8 4 1220 हो गया। कितना हो गया, 1220। हम ये में ऑप्शन में इसी अनुरूप से जाते हैं। तो हम बच्चे को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल जनसंख्या में मेल और फीमेल को जोड़ देंगे, और टोटल संख्या में जो है हम उसको घटा देंगे, तो हमारा बच्चे का डाटा निकल के सामने आ जाएगा। यही तो है, बस इतने ही गेम था इस क्वेश्चन में, इतने ही गेम था। क्या है, टोटल जनसंख्या दिया हुआ है 1500, अब मेल का जनसंख्या दिया हुआ 820, फीमेल का जनसंख्या दिया हुआ है 400, तो 8 4 1220 हो गया, और बचा हुआ कौन है, बच्चे हैं। तो बस यही हमारा गेम हो गया। इसी गेम के आधार पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। अब ये में हम क्या करेंगे, टोटल जनसंख्या हमारा कितना है, 1500 है, और ये क्या हो गया, मेल कितना हो गया 820, और फीमेल कितना हो गया 400, मतलब कितना हो गया 1220। अगर 1500 में 1220 घटा देंगे तो हमारा कितना बच गया, 280। ये हमारा 280 बच गया। अब इस तरह से हम जाएंगे बी पर, बी नंबर में जाएंगे तो कितना है, ये 1600 है। कितना है, 1600 है। टोटल जनसंख्या कितना है, 1600 है। ये मेल का है 1040, और फीमेल का है आपका 320। 10 3 13, 1360 क्या हो जाएगा, 1360। ये हमारा हो जाएगा 1360। अगर 1600 में 1360 गया तो कितना बच गया, 240 बच गया। इसी तरह से हम सी में चले जाएंगे। सी में कितना है, टोटल जनसंख्या 1400 का है, 1400 का है। इसमें मेल है 760 और फीमेल है 420। 7 4 1100, 60 और 20 80। कितना हो गया, 1180। कितना हो गया, 1180। अगर 1400 में से 1180 गया तो कितना बच जाएगा हमारा, 220 बच गया, 220 बच गया। और इसी तरह से हम डी में चले जाएंगे। डी में क्या है हमारा, टोटल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या क्या है, 1000 है, 1000 है। मेल का कितना है, मेल का है 580 और ये 300, 880। कितना हो जाएगा, 880। ये हो गया ना आपका 880। 1000 में 880 घट गया तो आपका कितना बच गया है, 120 ही तो बचेगा, 120। अब यहाँ जोड़ दीजिए 200, 200 400, 200 600, 700, 700 हो गया, 20 20 40 और 40 80 और 80 160। 700 और 160 860 क्या हो जाएगा आपका, इसका अगर जोड़ करेंगे तो आपका कितना आएगा, 860। 860 आपका आंसर हो गया। ये बच्चे की जनसंख्या कितना होगा, 860 है। ये ऑप्शन नंबर 1 में हमारा दिया हुआ है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 11,550 की राशि 12,880 हो जाती है, तो ब्याज का दर पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, दर निकालने बोल रहा है, रेट निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल कितना है, 11,500, ठीक। तो और अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना हो गया, 12,880, 12,880। अब इसको हम थोड़ा सा इसको कर लेंगे, 12,880 में जो है 11,500 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना बच गया, 0 का 0, 8 के 8 8, 8 में 5 गया तो 3 बच गया, 2 में 1 गया तो 1 बच गया। कितना बच गया, 1380। तो ये 1380 हमारा क्या निकल के आ गया, 1380 हमारा निकल के आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमको कितना मिल रहा है, 1380 का इंटरेस्ट मिल रहा है। और टाइम कितना है, टाइम है हमारा, टाइम जो है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में ढाल देते हैं। क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले में ढाल देते हैं। फार्मूले में अगर डाल देंगे तो सबसे पहले नॉर्मली जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज
गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यही तो होता है। रेट बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 बटा अपॉन जो है P इंटू टी कर दिया। अब बस रेट अगर हमको निकालना है तो ये रेट निकाल दिया हम। इसका कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आया है हमारा 1380 आया है, इसको हम 100 से ये गुना कर दिए फार्मूले के अनुसार से। और मूलधन हमारा कितना है 11,500 है, मूलधन कितना है 11,500 है, और टाइम कितना है हमारा, टाइम है 2 साल। अगर इसको ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब अगर 15 से अगर काटना चाहेंगे, 15 से नहीं, अगर 5 से काटते हैं तो 5 से 2 बार में, यहाँ 1 बचा है, यहाँ क्या 1 पर 5 15, तो 5 तिया 15, ये 23 बार में कट गया। 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10, 3 बच गया, 3 पर 8 38, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 बच गया, 3 पर 0 30, तो 5 छक्के 30, क्या आ जाएगा 276। क्या हो जाएगा ये हमारा 276 ही आएगा ना, 276 आएगा। 276 अगर इसको जो है हम फिर 2 से अगर काट देंगे तो 2 1 2, 2 1 2 और 2 तिया 6, 1 बचा हुआ है, 1 पर 6 16, 2 8 16, मतलब क्या बच गया, रेट बराबर क्या हो गया 138 बटा 23। आप अब बढ़िया से 23 का पहाड़ा आपको आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए, हमको तो आता है। 23 छक्के 138, 23 छक्के कितना हो रहा है 138, 6 जो है इसका 6% क्या हो जाएगा आंसर। पहाड़ा जो है आपका जो है ये कैलकुलेशन जो है इनका पहाड़ा जो है आपको ये कम से कम 30 तक तो आना ही चाहिए। उसके बाद जो है स्क्वायर जो है आप सबसे बेस्ट रहेगा, अगर 100 तक रख लेते हैं, नहीं 100 तक तो 50 तक कम से कम, क्यूब रूट जो है 20 तक, ये सब करने से आपका मैथ जो है भास्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ये कितना 6% है, 6% है, एक ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो है मैं 23, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये अनुपात बी, देखिएगा रेशियो का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये अनुपात जो है बी हमको कितना दिया हुआ है 7 अनुपात कितना है 4 है। ये माइनस बी क्या बोल रहा है, ये माइनस बी कितना है 9 है, और हमको क्या पूछ रहा है, ये प्लस बी पूछ रहा है। नॉर्मल सा फंडा है, नॉर्मल सा फंडा, ये माइनस बी 9 है। अब यहाँ देखिए 7, और यहाँ हम अगर ये के जगह में 7 रख देते हैं और बी के जगह में 4 रख देते हैं तो इसका अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 3 से ये कितना गुना है, बोलेंगे सर 3 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है ना। ठीक, यही 3 गुना जो है इसमें हम इसका मान रख देंगे, क्या 3 गुना, इसी में यही 3 गुना हम इसमें मान रख देंगे। ये का मान क्या रख देंगे 7 × 3, प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन दे दिए। बी बराबर क्या था, ये 4 है, बी का मान ये 4 है ना, 4, और इसका कितना ये है 3 गुना है, तो ये हम 4 × 3 कर देते हैं, कितना हो गया 4 तिया 12। अब फिर नेक्स्ट रेशियो में हम अगर रेशियो में जा रहे हैं तो ये क्या हो गया 7 तिया 21, अनुपात जो है हमारा 4 तिया 12। कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा, अनुपात में नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ये प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो 21 और 12 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये हमारा 33 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 33 आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 पर जा रहे हैं दोस्तों। 11 पर देखना, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, HCF का ये क्वेश्चन है। किस चीज़ का क्वेश्चन है, HCF का। देखते ही मैं समझ गया था ये HCF का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर लंबाई वाले धातु के 3 छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग अथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़े की अधिकतम संख्या, अथासंभव लंबा होना चाहिए मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या है, सबसे बड़ा क्या होगा, इनका HCF ही तो सबसे बड़ा होगा। जहाँ अथासंभव लंबा होना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो सकता है उसमें क्या पूछ रहा है, मतलब ये HCF से पूछ रहा है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा देखते ही ये अथासंभव लंबा होना चाहिए, मतलब इससे समझिएगा कि आपको HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, HCF। अब यहाँ हम देखिएगा HCF क्या करते हैं,
ये हमारा कितना है 77 है, 110 है और 121 है। HCF निकालना तो मैं आपको बताया था दोस्तों, ये 77 और 110 के बीच कितना का अंतर है, दोनों का 110 में 77 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 33 बचेगा। अब 110 में से 121 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। मतलब HCF जो है हमारा 33 चाहे 11, लेकिन जब 11 आ गया छोटा अंक तो 33 हमारा हो नहीं सकता, क्या होगा, 11 ही होगा। 11 से बड़ा अंक, 11 से छोटा अंक हो सकता है लेकिन 11 से बड़ा अंक नहीं होगा। तो यहाँ से हम 11 से देख लेते हैं तो 11 ही इसका HCF निकल के आ रहा है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या, टुकड़ों की भी संख्या पूछ रहा है, यहाँ हमसे HCF नहीं पूछ रहा है। अब टुकड़े की संख्या हम कैसे निकालेंगे, ये निकाल दिया 77/11 हैं, इसको प्लस का सबका जोड़ करने बोल रहा है तो हम यहाँ प्लस का साइन दे देते हैं, 110/11, फिर प्लस कर देंगे 121/11। अब यहाँ से काट देंगे तो 11 सत्ते 77, 11 दें 180, 11 दें 110 और 11 हैं 121। तो यहाँ क्या हो गया, 7 + 10 + 11, इनका जोड़ कितना हो गया, 11 10 21 और 7 28। मतलब ये सबसे अधिकतम छड़ों की संख्या कितना है, उसकी लंबाई रहेगी 11 सेंटीमीटर और टोटल टुकड़े कितने हो जाएंगे, सब एक साइज के टुकड़े होंगे, वो टुकड़े की टोटल संख्या हो जाएगी 28। क्या हो जाएगी टुकड़े की टोटल संख्या, 28, ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिएगा गौर से। 6 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, 6 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, उसके पिता की आयु को शामिल कर लिया जाए तो ये औसत में 7 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा 6 भाइयों का औसत उम्र कितना है, 6 भाई का 15 वर्ष है ना, 15 वर्ष है। अगर पिता का भी आयु शामिल कर लिया जाए तो सभी भाइयों की उम्र में क्या होता है, 6 साल का वृद्धि हो जाता है, ये 7 साल का। मतलब पिता का उम्र सम्मिलित कर लेने से बच्चे को, उसका औसत में जो है बच्चे का उम्र कितना जा रहा है, 6 × 7, 6 भाई है ना और सबके उम्र में 7-7 साल का वृद्धि हो रहा है। तो इनका फादर का उम्र कितना, 6 7 42 साल उम्र जो है फादर ने अपने बच्चों में बांट दिया, कितना, 42 साल। और आगे क्या पूछ रहा है, वृद्धि हो जाता है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। अब पिता का आयु क्या कितना होगा, नॉर्मल स्कोर सबका कितना था, 15 था और सबका 7 बढ़ा तो पिता का भी 7 बढ़ेगा। तो इनका लेके कितना हो गया, 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 हो गया। ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 और 4 और 2 कितना हो गया, 6। मतलब फादर का एज कितना था, 64 ईयर्स, ये हो गया आपका 64 ईयर्स। जो बच्चे मतलब पुराने हैं, इसमें से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए तो ये बड़ा आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन जो बच्चे नए हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं, वो इस अनुरूप से बना सकते हैं, इसको इस अनुरूप से भी बना सकते हैं। मान लीजिए 6 भाइयों का औसत उम्र कितना है, 15 वर्ष है, 6 भाई है और सबका औसत उम्र है 15 वर्ष। तो इनका टोटल उम्र कितना होगा, 15 45 चौके 60 75 छक्के 90, इनका औसत उम्र कितना हो गया, 90 वर्ष। अब इसमें से फादर सम्मिलित हो जाता है, फादर लेके कितना हो गया, 7 हो गया और इनका उम्र में कितना, 7 साल का वृद्धि हो जाता है। तो 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया और 22 सतह कितना हो गया, एक बार गुना कर लीजिए, 22 सतह 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 हो गया ना, कितना हो गया, 154। अब इनका क्या है, 154, अगर फादर का उम्र निकालना है आपको तो 154 में से 90 अगर आप घटा देंगे तो ये आपका 4 बच गया, 10 5 15, 15 में 9 गया तो 6 बच गया, मतलब क्या हो गया, 64 साल। या आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, लंबा होगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, जो कि आपको वहाँ एग्ज़ाम में टाइम जो है काफ़ी देना पड़ेगा। इसलिए और अगर इस अनुरूप से बनाते हैं तो ये कैलकुलेशन आपको माइंड में ही हो जाएगा, आपको कलम उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये कैलकुलेशन आपको धीरे धीरे ये आदत डालेंगे तो ये आपके माइंड में ही हो जाएगा। इसके साथ जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, क्या है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 4% के हानि पर बेचा, यदि उसने 1% के लाभ पर बेचा होता
तो उससे 42.5 अधिक प्राप्त होता। मतलब माइनस यहाँ है माइनस का 4%, और अगर वो प्लस का 1%, माइनस का 4% और प्लस का 1% के बीच क्या अंतर है, क्या अंतर है, -4 इंटू अगर इसमें माइनस कर देते हैं 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये माइनस का 4% प्लस का 1%, मतलब दोनों के बीच में कितना का गैप है, 5% का गैप है, 5% का गैप है। ये आपका क्वेश्चन बन गया। 5% जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4200 ये 42.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, 18% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, उसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो 5% का वैल्यू 42.5 है, तो 118% का वैल्यू हम निकाल देंगे। इसी तरह से 118% का ये निकाल दिया हमने, 42.5 कर दिया, बटे में ये 5 कर दिया, गुने हम क्या कर दिया, 118। थोड़ा जो कटता पिटता है उसको काट दीजिए, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ हमारा 0 पर जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0 पर जाएगा। 25 से काटते हैं तो 25 से 2 बार में कट गया, और 25 से कितना बार में कटेगा, 25 का 25, 25 मतलब 17 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा। अगर 2 से इसको काट देते हैं तो 2 पचे 10, 1 बच गया, 1 पर 8 18, तो 2 9 18, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 59 इंटू 17, 59 गुने 17 कर दिया, 59 गुने 17। अब यहाँ हम इकाई अंक का सहारा ले सकते हैं, 9 सती 63, 9 सती 63, इकाई अंक में हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 9 63, 9 सती 63, इकाई अंक 3 आ रहा है। इसमें ऑप्शन में एक ही इकाई अंक हमारा 3 है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 को हिट करके निकल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 को हिट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 1003, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये नहीं, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये देखिएगा एक बार क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तालिका में 4 छात्रों के अंक दिए गए हैं, सभी अंक 100 में से प्राप्त किए गए हैं और सभी 6 विषय को मिलाकर रॉबिन ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। यहाँ देखिएगा सभी का पूर्णांक कितना है, सभी का पूर्णांक जो है 100 है, टोटल मार्क्स कितना है 100 है। यहाँ रॉबिन का पूछ रहा है, ये हमारा रॉबिन हो गया। इसने हिंदी में 80 नंबर लाए हैं, इंग्लिश में 78 नंबर लाए हैं, सोशल साइंस में 84 नंबर लाए हैं, साइंस में 70 नंबर लाए हैं, इसमें कितना लाए हैं, मैथमेटिक्स में 85 नंबर लाए हैं। रॉबिन्स ने मैथमेटिक्स में 85 नंबर लाया है, और ये इंग्लिश में कंप्यूटर में कितना लाया है, 71 नंबर लाया है। कंप्यूटर में कितना लाया है, 71 नंबर लाया है। ये आपको दिख नहीं रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा लिख दिया इसको, ये 71 नंबर लाया है। अगर हम टोटल इनको जोड़ देते हैं, इनका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जोड़ देंगे 80, ये हो गया ना 80 प्लस 78, ये हो गया 80 प्लस 78 प्लस 84 प्लस क्या है 70 प्लस क्या है 85 और 71, 85 और 71 कितना हो गया 71। ये 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। 8 4 12 12 12 1 13 8 4 12 12 12 5 17 17 और 1 18, 18 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बाकी हाथ में क्या हो जाएगा 1, 8 और 1 9, 9 7 16 16 16 4 20 4 24 24 24 और 36 और 1 31 31 31 और 8 31 और 8 क्या हो जाएगा आपका 39, 39 में 1 दे देंगे तो 40 हो जाएगा, और 6 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 468 क्या हो जाएगा 468। अगर 468 को हम 468 को टोटल अंक कितना है, टोटल अंक है 6 अंक है ना। अब इसको एवरेज निकालने के लिए हम वही तो करेंगे, टोटल कर देंगे इसके मार्क को, और उसका जितना अंक है उससे हम उसको भागा दे देंगे, तो इससे हमारा औसत निकल जाएगा। जैसे टोटल में सभी अंकों को जोड़ दिया, और जितना टोटल अंक है इनका जोड़ मेरा 468 आया, और इसमें टोटल अंक जो है 80 78 84 70 85 71 सब मिला के 6 हो रहे हैं। तो इनका 6 से हम इसको भागा दे देंगे, 6 से भागा दे देंगे, 6 35 6 6 36 6 7 42, ये 7 बार में कितना आ गया 42, 6 में 2 गया तो कितना बच गया 4 बच गया, ये 8 उतर गया। तो
ये 8 छक 48, ये 8 बार में जो है पूरा पूरा कट रहा है, कितना बार में 48, ये कट रहा है ना पूरा पूरा, ये हो गया। ये तो हमारा हो गया बचपन वाला तरीका। ये 78 हमको 78% हमारा आंसर हो रहा है। ये क्या हो रहा है 78% ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया बचपन वाला तरीका जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप समय को बचाना चाहेंगे तो आप आंकड़ा एक बार लगाइए। ये क्या है 80 है, ये 78 है, ये 84 है, 70 है, 85 है, 71 है। तो 1 2 3 जो है 80 से नीचे है और 1 2 3 जो है 80 से ऊपर है। तो हम क्या कर लेंगे इसमें लगभग में हम 78 को पकड़ लेते हैं। सपोज दैट 78 को पकड़ लिया, 78 को पकड़ लिए यहाँ। तो ये 78 से ये कितना ज़्यादा है, ये प्लस का 2 ज़्यादा है। ये कितना है 84 जो है ये कितना ज़्यादा है 78 से प्लस का 6 ज़्यादा है। 78 से लेके चल रहा हूँ, 78 से 84 कितना है ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए ये 70 है, ये कितना है कम है 8 कम है, कितना कम है 8 कम है। अब यहाँ से देखिए ये 6 2 प्लस का है, 6 प्लस का 8 हो गया और ये 8 माइनस का है, मतलब ये तीनों जो है आपस में कट जाएगा। अभी 78 के 78 आपका औसत बरकरार है। अब 85 में जाइए, 85 में अगर आप जाएंगे तो 78 से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। और ये 71 में जाएंगे तो ये 78 से कितना माइनस कम है 7 कम है, ये 7 से 7 कट गया। मतलब क्या हो गया हमारा 78 जो है औसत हो गया है। मतलब इसमें क्या है आपको जोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये आप इस चीज़ को अगर आदत में डाल लेते हैं तो। और मेरे हिसाब से अगर आपको और बच्चे से अलग निकलना है, समय का एग्ज़ाम में बचत करना है, तो ये आदत आपको डालेगा। ये अगर आदत आप डालते हैं तो आप जो है और बच्चे से अलग दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को कर रहे हैं। इसमें देखिए पॉइंट का खेला है और तो कुछ नहीं है। ये सबसे पहले क्या है छोटी ब्रैकेट को एक बार हम इसको क्वेश्चन को लिख ही लेते हैं अपने स्तर से। 0.004 ये हो गया, फिर गुना हो गया, ये हो गया मिडिल ब्रैकेट 5 है, क्या है मिडिल ब्रैकेट के बाद ये 5 है, डिवाइड है, डिवाइड कितना है डिवाइड दे दिया है 21 माइनस 6 गुने 3 ये है मिडिल ब्रैकेट आपका, प्लस है 0.8 ये आपका फिर बड़ी ब्रैकेट यहाँ हो गया ना। अब इसमें हम जाते ही क्या करेंगे, ये बड़ी ब्रैकेट हम दे दिए 0.004 कर दिए। अब यहाँ कर दिए इनटू ये मिडिल ब्रैकेट इस बार रहने देता हूँ, छोटी ब्रैकेट पर पढ़ता हूँ। ये हो गया 5, ये माइनस का साइन डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन रहने दिया। अब ये क्या है 21 में 6 गया, 21 में 6 है ना, 21 में 6 गया तो कितना बच गया 15 बच गया ना। और ये क्या है गुने में 3 है, ये आपका क्या हो गया मिडिल ब्रैकेट, फिर प्लस है 0.8। थोड़ा मैं ज़्यादा लंबा खींच रहा हूँ, इतना लंबा खींचने का ज़रूरत नहीं था। अब ये इसको कर दिए हम 0.004। ये आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा लंबा खींच रहा था। ये मिडिल ब्रैकेट में क्या है यहाँ हम गुना कर दिए, गुना का साइन है, ये 5 है हमारा, ये 5 कर दिया। ये भागा है, डिवाइड में क्या है 15 है, ये 15 कर दिया। ये गुना में क्या है 3 है, इसको 3 कर दिया। अब ये प्लस में क्या है हमारा, प्लस में क्या है 0.8 है, 0.8 है। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट है। अभी बड़ी ब्रैकेट को ही हम रहने ही देते हैं, बड़ी ब्रैकेट को रहने देते हैं 0.004 कर दिया। अब यहाँ काट देते हैं 5 का 5, 5 दिया 15, ये 3 से ये 3 कट गया। 1 से अगर इसको गुना करेंगे तो ये इतना ही आएगा, 1 से अगर इसको हम गुना कर दिए तो क्या आ जाएगा 0.004। आप करके भी देख लीजिए, ये क्या है 0.004। अटपटा सा लग रहा है ना, लेकिन करेंगे तो वही आएगा। क्या आएगा 4 एका 4, 0 के 0, 0 के 0, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट डाल देते हैं, 0 एका 0, यही तो आएगा। तो ये हम 1 से इसको गुना कर दिए तो यही आ गया। अब इसको यहाँ तक तो मामला हमारा निपट गया। प्लस में क्या है 0.8, अगर इसको हम जोड़ने जाएंगे तो हमारा जोड़ क्या आएगा 0.804, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं दिया हुआ, इसमें क्या पूछ रहा है 0.804 किसके बीच में है। अब किसके बीच में है ये तो आपको नॉर्मल से देखने से ही पता चल रहा है कि ये किसके बीच में है।
ये जो है आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये किसके बीच में है। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1 के भी 0.5 और 0.9 के बीच में है ना, क्योंकि ये क्या है 0.8 है। पॉइंट के बाद 5वां अंक तक मत जाइएगा। फिर आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्या पूछ रहा है इसमें आपको, ये पूछ रहा है आपको एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जेड अकेले 60 दिन में कर सकता है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई कितना दिन में, एक्स प्लस वाई जो है 30 दिन में काम कर सकता है, और जेड कितना दिन में काम कर सकता है, 60 दिन में काम कर सकता है। ये दोनों का एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया, 60 आ गया। ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये कितना हो गया, 1 हो गया। एक्स और वाई कितना 2 काम करता है, जेड कितना काम करता है, 1 काम करता है। जेड अकेले आप 60 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो वो कितनों दिनों में काम कर ख़त्म कर सकते हैं। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर तीनों का काम जोड़ेंगे तो एक दिन का काम कितना है, 2 + 1, एक दिन का काम कितना है, 3। एक दिन में ये तीनों मिलकर 3 काम करते हैं। टोटल काम हमारे पास क्या है, टोटल काम है हमारे पास 60, और ये तीनों मिलकर 3 काम करते हैं। अगर इसको हम काट देंगे तो ये 20 दिन में ये पूरा काम को ख़त्म कर देंगे तीनों मिलके। कितना दिन में, 20 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर हो रहा है। फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे तो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किससे पूछ रहा है, देखिएगा एडवांस मैथ का है। समलंब चतुर्भुज से एक समलंब की 2 समांतर भुजाएं की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई जो है 22 मीटर है, मीटर में सॉरी सेंटीमीटर में नहीं, सब मीटर में पूछ रहा है। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 15 मीटर और 20 मीटर है। यदि इसकी ऊंचाई जो है 22 मीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा। थोड़ा सा एक इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, समलंब चतुर्भुज। ये हो गया आपका, इधर कर दिया। इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, ये हम इधर कर दिया, ये इधर हो गया, ये हमारा इधर हो गया, ये है ना। थोड़ा सा ये गड़बड़ बन रहा है, थोड़ा सा बढ़िया से बना लेते हैं ताकि हमारा बच्चों को ध्यान जो है समझ में आए बढ़िया से कि समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं। ये हो गया, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ये थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। अब इसको जो है ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया ना। अब इसको कर देते हैं, नाम दे देते हैं ये बी, सी और डी। अब क्या पूछ रहा है, 2 समलंब चतुर्भुज की लंबाई 15 मीटर। छोटा वाले को हम 15 मीटर लिख देंगे, जाहिर सी बात है। अब ये मत बोल दीजिएगा कि सर 15 मीटर यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे। ये बड़ा वाला जो है हम उसको 20 मीटर कर देंगे। अब हमारा क्या पूछ रहा है, यदि उसकी ऊंचाई, अब ऊंचाई यहाँ से लेकर इस हाइट को ऊंचाई बोलते हैं। ये हाइट कितना है, ये हाइट जो है 22 मीटर है। कितना है, 22 मीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब समलंब चतुर्भुज का फार्मूला आपको अच्छे से पता होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने दोनों भुजाओं का योग गुने हाइट। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुने दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजा का योग। क्या होता है, दोनों भुजा का योग प्लस इंटू हाइट। ये हो गया ना। अब इसको रख दीजिएगा, 1/2 यहाँ हम लिख दिए। दोनों भुजाओं का योग कितना है, 15 है, प्लस कितना है, 20 है, इंटू क्या है, हाइट कितना है, 22 है। फिर इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में हम ले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये 1/2 लिख दिया, 15 और 20 कितना हो गया, 35 हो गया, और इंटू क्या हो गया, 22 हो गया, 22 हो गया। अगर 2 से इसको हम काटेंगे 22 तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 35 × 11, 35 × 11। अगर इसको 11 से किसी अंक को गुना करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 को इधर रख दीजिए पहले, ये 5 को इधर रख दीजिए, क्या इधर रख दीजिए, और 5 और 3 कितना हो गया, 8, ये 8 जोड़ दीजिए, मतलब 385 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इसको 11 से गुना करने के लिए थोड़ा सा मैं ट्रिक बताया था आपको, 11 से गुना करने का।
कैसे बताया था एक बार और गौर से देख लीजिए जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। ये 3 है, ये क्या है 5 है, इसको क्या है 11 से हमको गुना करना है। तो हम क्या किए, ये 3 पहले रख लिए, ये 5 जो है इधर रख लिए, 5 और 3 जोड़ के इसको 8 कर दिए। ये हमारा हो गया आंसर। ये 385 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया 750 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे जाए कि एक संख्या दूसरी संख्या का 8:7 के अनुपात में हो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें रेशियो का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। टोटल नॉर्मल सा है, ये कितना है 750 है टोटल हमारा, है ना। और हम अगर 8:7 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। मतलब टोटल जो है 750 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को कर रहा है, ठीक है। और हमको क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कितना है 7 है, क्या है 7 है। इसको अगर बड़ी संख्या बोलता तो मैं 8 लिख देता, छोटी संख्या बोल रहा है तो मैं 7 लिखूंगा। इसको अगर 7 से गुना कर दिया, बस 15 5 15 45 चौका 60 बम 75, 5 बार में ये 0 यहाँ बैठा दिया। और 50 × 7 कितना हो गया 350। नहीं, इसको भी गुना करने का ज़रूरत है नहीं ना, ठीक है। ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ऐसे करके देखते हैं। एक मैच में 4 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 48 है। यदि 3 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन जो है 58, 28 और 24 है, तो चौथा खिलाड़ी ने कितना रन बनाया। ये नॉर्मल क्वेश्चन, ये इसको एवरेज का है। 4 बल्लेबाज हैं और ये औसत कितना है 48 है, तो इनका टोटल कितना होगा 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 के 2 बाकी हाथ में 3, 4 चौक 16 और 3 17 18 19, 192 कितना हो जाएगा टोटल अंक जो है 192 हो जाएगा। और इसमें से पूछ रहा है कि ये 3 बल्लेबाज कितना रन बनाया है। पहला बल्लेबाज बनाया है 58 रन, दूसरा बल्लेबाज कितना रन बनाया है, दूसरा बल्लेबाज बनाया है आपका 28, और तीसरा बल्लेबाज आपका कितना बनाया है, तीसरा बल्लेबाज आपका बनाया है 24। ये हो गया आपका 8 8 16 और 4 20 के 0, 5 2 7 2 9, 90 हो गया। मतलब तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं 90 रन बना रहे हैं, नहीं 8 8 16 और 4 20, 20 के 0 बाकी में 2, 5 2 7 2 9 और 1 10, 110 होगा। 5 2 7 2 9, 9 और 2 11, 110 हो रहा है, 110 हो रहा है। कितना हो रहा है 110 हो रहा है। इसका जोड़ हो रहा है 110 आपका, ये 110 हो गया। इससे अगर घटाएंगे तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया 8 आ गया। मतलब चौथा खिलाड़ी ने कितने रन बनाए थे 82 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे 82 रन बनाए थे। इसके साथ जो है हम इस शिफ्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। इस शिफ्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 15% और 35% के क्रमांकगत बट्टे कितने एकल बट्टे के बराबर है। 15% और 35% के क्रमांकगत बट्टे कितने एकल बट्टे के बराबर है। 15% और 35%, इसमें क्या बोल रहा है सक्सेसिव दिखा रहा है। स्पष्ट देखिए आप, इसमें जो है पूर्ण रूपेण सक्सेसिव लगा दीजिए, आपका कहानी ख़त्म। सक्सेसिव का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, नहीं बता रखा तो फिर भी बता देता हूँ। x + y माइनस एक्स वाई बटा 100, यही तो है। अब यहाँ x + y कितना हो गया 15 + 35 माइनस 15 × 35 बटा 100, ये हो गया ना आपका। 15 और 35 कितना हो गया 50, माइनस क्या है आपका 15 × 35, 15 × 35 कितना हो जाएगा, एक बार गुना करके देख लेते हैं। 35 का पहाड़ा मुझे भी नहीं आता। 5 से गुना कर 5 5 25 के 5 बाकी हाथ में 5 5 25 के 5 बाकी हाथ में 3, 5 3 15, 15 और 3 18, ये 18, 5 1 5 और 3 1 3, 5 के 5 5, 8 5 13 के 3, 3 1 4 और 1 5, कितना हो गया 535। ये हो गया ना -535 बटा 100। अगर इस 100 को काटेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट पर जाएगा, 535 ही तो आएगा। 535 में 25 होगा, 5 5 25 के 5 बाकी हाथ में 3, 5 3 15, 16 17 18, 5 1 5, 3 1 3, 5 के 5 5, 8 5 13 के
5 एका 5 5 8 5 13 के 3, 8 5 13 के 3, 35 और 15, 35 15, 5 5 25 के 5, बाकी हाथ में 3, 5 5 25 के 5, बाकी हाथ में 2 है ना, ये 17 होगा। 7 5 12 के 2, ये हो गया 7 5 12 के 2, ये 525 होगा। कितना होगा दोस्तों? 525 होगा। थोड़ा सा गुना करने में गलत हो गया था। ये होगा आपका 525। क्या हो जाएगा? 525। 525 बटे में क्या है? 100। अगर 100 को हम काटना चाहेंगे तो यहाँ हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे तो 50, 50 माइनस 5.25, तो हमारा क्या आ जाएगा? 50 माइनस 5.25, 44.75। ये हमारा आंसर हो जाएगा 44.75, ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह से इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि कोई नया यूट्यूबर जो अपना जो कोई नया टीचर जो इसमें मेहनत कर रहा है उसको थोड़ा सा हौसला मिले आगे बढ़ने का।